आज से ठीक 66 मिलियन साल पहले मैक्सिको की उस जमीन पर वक्त जैसे थम सा गया था। वहाँ धरती के इतिहास के दो सबसे हैवीवेट चैंपियंस आमने सामने खड़े थे। एक तरफ था प्योर मसल और ताकत का नमूना मांसाहारी टीरेक्स, और दूसरी तरफ था नेचर का बनाया हुआ जिंदा टैंक शाकाहारी ट्राइसेराटॉप्स। ये कोई मामूली लड़ाई नहीं थी, ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का वो आखिरी चैप्टर था जहाँ दोनों को पता था कि जंगल का नियम साफ है, एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती। आज इन दोनों में से सिर्फ कोई एक ही सांस लेता हुआ बचेगा, पर सवाल यह है कि बाजी कौन मारेगा। क्या एक शुद्ध शाकाहारी जीव में इतनी पावर हो सकती है कि वो अपने बराबर के एक नॉन वेज खाने वाले मॉन्स्टर को धूल चटा दे, या फिर जीत हमेशा की तरह उस खूंखार शिकारी की होगी। उस दौर के इन टाइटन्स की टक्कर में आपका दाव किस पर है? और जरा इन पुराने खिलाड़ियों को देखो, जुरासिक एरा के मेगलोसॉरस, एलोसॉरस, इच्थियोसॉरस और प्लेसियोसॉरस। इन चार लेजेंड्स में से सिर्फ तीन ही जुरासिक से निकलकर क्रेटेशियस पीरियड तक का सफर तय कर पाए और खुद को अपग्रेड कर पाए। अगर आपको लगता है कि ये सर्वाइवल गेम सीधा साधा था, तो आप बिल्कुल गलत हो। असली खेल तो अब शुरू होने वाला है। ऊपर से इन दो अजीब से जीवों पर गौर करो। पहला हम मैमल्स का पूर्वज है, जो मैमल्स होने के बावजूद अंडे देता था, और दूसरा वो जिसने एक लाइंग दुनिया में रहते हुए भी कैंगरू जैसे पाउच डेवलप कर लिए थे ताकि अपने बच्चों को कैरी कर सके। तो क्या क्रिटेशियस पीरियड का माहौल ही इतना बिजेरे था कि ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स जेनेटिक म्यूटेशन अपने आप हो रहे थे, या फिर ये सब नेचर की ही एक कैलकुलेटेड सर्वाइवल स्ट्रेटेजी थी? उस वक्त के क्रिटेशियस पीरियड को असलियत में फील करने के लिए और एवोल्यूशन की इस पूरे पजल को सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। आप खुद देखेंगे कि कैसे धरती की सबसे पावरफुल किंग्स यानी डायनासोर्स अपनी ताकत की ऊंचाई तक पहुंचे, बस अपनी ही मौत का आखिरी मंजर देखने के लिए। सो सिट बैक, रिलैक्स और चलिए देखते हैं डायनासोर द फॉल। तो कहानी की फ्लैशबैक शुरू होता है आज से 145 मिलियन साल पहले, जब जुरासिक पीरियड अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। पैंजिया सुपर कॉन्टिनेंट जो कभी एक था, अब टूटकर छोटे टुकड़ों में बिखरना शुरू हो चुका था। धरती का गुस्सा फूट रहा था, जगह जगह वॉल्केनोस एक्सप्लोड हो रहे थे और उनसे निकली जहरीली गैसेस ने नीले आसमान को काला करना शुरू कर दिया था। वैसे तो धरती पर कॉन्टिनेंट्स का बनना और बिगड़ना चलते रहता है। हर 100 मिलियन साल में टेक्टोनिक प्लेट्स डांस करती है, लेकिन इस बार मामला कुछ ज्यादा ही सीरियस था। जब यह जमीन टूट रही थी, तब वहां मौजूद कई समझदार जीव अपनी आंखों के सामने अपनी ही दुनिया को उजड़ते हुए और अपनों को मरते हुए देख रहे थे। हालत ऐसे थे कि छोटे से लेकर बड़े जानवर तक साफ हवा के एक झोंके और पानी की एक बूंद के लिए तरस रहे थे। इस भयानक क्लाइमेट चेंज ने देखते ही देखते 55% डायनासोर स्पीसीज का नामो निशान मिटा दिया। सिर्फ वही बचे जो या तो किस्मत वाले थे या सुपर स्ट्रॉन्ग, जैसे मैमल्स का पूर्वज मैमलाइफॉर्म्स, डेडली मेगलोसॉरस और एलोसॉरस, शाकाहारी जायंट्स ब्रेसियोसॉरस और स्टेगोसॉरस, हवा में उड़ने वाले एर्कियोपेट्रिक्स और गहरे पानी के मॉन्स्टर इच्थियोसॉरस और प्लेसियोसॉरस। अब धरती की लेगेसी इन्हीं सर्वाइवर्स के हाथ में थी, पर बड़ा सवाल यह है कि एवोल्यूशन ने इन्हीं को क्यों चुना और अचानक से कार्निवर्स का साइज इतना मैसिव क्यों होने लगा। वेल, यही तो आज की मिस्ट्री है। दरअसल 145 मिलियन साल पहले लगातार फटने वाले वॉल्केनोस ने एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड इतना भर दिया था कि वो आज के कंपैरिजन में 2 से 3 गुना ज्यादा था। इसका सीधा असर पेड़ पौधों पर हुआ, क्योंकि CO2 बढ़ने से धरती की एवरेज टेम्परेचर 3 डिग्री बढ़ गया। अब आप सोचेंगे कि 3 डिग्री से क्या ही बिगड़ जाएगा, तो मैं बता दूं कि ये एवरेज टेम्परेचर वो डेलिकेट बैलेंस है जो पोल्स की बर्फ और इक्वेटर की आग को कंट्रोल करता है। अगर ये 1 डिग्री भी हिलता है तो तबाही आती है, और वहाँ तो सीधा 3 डिग्री का जंप था। इस गर्मी ने जुरासिक पीरियड के पुराने वेजिटेशन को खत्म कर दिया और भूख के मारे उस वक्त के हार्वीवोर डायनासोर विलुप्त हो गए। इनके खत्म होते ही फूड चेन में एक बहुत बड़ा वॉइड क्रिएट हो गया, जिसका फायदा नए पेड़ पौधों ने उठाया और वो फैलने लगे। लेकिन प्लांट्स एनर्जी का बेस होते हैं। जब तक उन्हें खाने वाले वापस नहीं आएंगे, तब तक उन्हें खाने वाले कार्निवर्स का पेट कैसे भरेगा। इस खाली जगह को भरने के लिए नए बड़े शाकाहारी बर्ड हिप डायनासोर इग्वेनोडोन और प्रोटोसेराटॉप्स मैदान में आए। इन्होंने गर्मी से लड़ने के लिए एक कमाल का जुगाड़ लगाया, थर्मोरेगुलेशन। उन्होंने अपने चेहरे का स्ट्रक्चर बदला और जबड़ों की जगह बेक्स यानी चोंच डेवलप की। चोंच में मौजूद ब्लड वेसल को वो नेचर की AC की तरह यूज करते थे, खून को फ्लो कंट्रोल करके बॉडी को ठंडा या गर्म रखना। इसी एडेप्टेशन ने उन्हें इस झुलसा देने वाली गर्मी में जिंदा रखा।
जहाँ जायंट्स अपने बॉडी टेम्परेचर से खेल रहे थे, वही उनके पैरों के नीचे छोटे मैमल लाइफ फॉर्म भी सर्वाइवल का नए चैप्टर लिख रहे थे। उन्होंने एनर्जी बचाने के लिए रिप्रोडक्शन का पूरा सिस्टम ही हैक कर लिया। पहले वो अंडे देते थे, पर अब उन्होंने बच्चों को अपने शरीर के अंदर पैदा करना शुरू किया। रीजन सिंपल था, खाना कम था और अंडे का शेल बनाने में बहुत एनर्जी लगती है। ऊपर से अंडों की ब्रीथ करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है, जो उस वक्त हवा में कम थी। इसलिए बच्चों को वार्म में रखना और उम्बिलिकल कॉर्ड से डायरेक्ट ऑक्सीजन सप्लाई करना उस दौर का सबसे स्मार्ट मूव था। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट था। एक ही बॉडी पर दो जिंदगियां डिपेंड कर रही थी। अगर माँ भूखी रही तो बच्चा गया, और अगर माँ किसी का शिकार बनी तो दोनों गए। इस रिस्क को मैनेज करने के लिए मैमलाइफ फॉर्म ने प्रीमेच्योर बेबीज को जन्म देना शुरू किया और उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए बॉडी पर पाउच डेवलप किए। ये वही एवोल्यूशन था जिसने आगे चलकर कैंगरूस और मार्सुपाइल्स को जन्म दिया। इस तरह वो शिकार भी ढूंढ सकते थे और अपने वंश को सेफ भी रख सकते थे। उनका गोल क्लियर था, क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। अगर 100 में से 80 मर भी जाए तो बचे हुए 20 स्पीशीज को एक्सटिंक्शन से बचा लेंगे। लेकिन उस दौर में कुछ जीव ऐसे भी थे जिन्होंने बायोलॉजी को ही चैलेंज कर दिया था। ऑक्सीजन की कमी से लड़ने के लिए स्पाइनोसॉरस जैसे प्रेडेटर्स ने यूनिडायरेक्शनल रेस्पिरेटरी सिस्टम डेवलप किए। हमारे लंग्स बाहर की हवा पर डिपेंड करते हैं, पर इन्होंने लंग्स से पहले एयर सक्स का रिजर्वायर बना लिया। हवा पहले वहाँ स्टोर होती, कॉन्सेंट्रेट होती और फिर लंग्स को मिलती। मतलब चाहे बाहर ऑक्सीजन कम हो, इनके लंग्स को फुल पावर मिलती रहती थी। यही वजह थी कि स्पाइनोसॉरस कम ऑक्सीजन में भी पूरी एनर्जी के साथ शिकार कर सकते थे। देखते ही देखते जमीन पर डोमिनेंस की रेस शुरू हो गई। अब बात सिर्फ जिंदा रहने की नहीं बल्कि राज करने की थी। जैसे जैसे जमीन पर भीड़ बढ़ी, कंपटीशन बढ़ा और जंग समंदर तक पहुंच गई। ग्लोबल वार्मिंग से पोल्स पिघले, सी लेवल बढ़ा और बाढ़ आने लगी। इससे फ्रेश वाटर बॉडीज का केमिकल बैलेंस बिगड़ गया और समंदर में मरीन लाइफ फ्लूरिश करने लगी। जमीन पर हालत इतने खराब थे कि डायनासोरस कैनिबलिज्म पर उतर आए थे, अपने ही बच्चों को खाना। ऐसे में स्पाइनोसॉरस ने पानी में रिफ्यूज लिया। तैरने के लिए उसने अपने पैर वेब किए, पूंछ को पटवार बनाया और बॉडी में बाउंसी के लिए ऑर्गन्स डेवलप किए। इन चेंजेस ने उसे सेमी एक्वेटिक मोसोसॉरस में ट्रांसफॉर्म कर दिया, जो जल्दी ही समंदर का गॉडफादर बन गए। अब समंदर में भी शांति नहीं थी, क्योंकि वहाँ एक ट्रिपल थ्रेट मैच चल रहा था। मोसोसॉरस वर्सेस इस्थियोसॉरस वर्सेस प्लेसियोसॉरस। तीनों की नजर एक ही चीज पर थी, छोटी मछलियाँ। रिसोर्स क्रंच हुआ तो मोसोसॉरस ने सबसे पहले वीक लिंक यानी इस्थियोसॉरस को टारगेट किया और उन्हें खत्म कर दिया। अगला नंबर प्लेसियोसॉरस का था, लेकिन वो होशियार निकला। उसने मोसोसॉरस की ताकत, दांत और साइज को देखा और खुद को अपग्रेड किया। प्लेसियोसॉरस ने अपना साइज डबल किया और कील जैसे रेजर शार्प दांत उगा लिया, जिससे वो प्लायोसॉरस बन गया। तो सीन ये था, अर्ली क्रिटेशियस में जमीन स्पाइनोसॉरस के हवाले, पानी मोसोसॉरस और प्लायोसॉरस के हवाले और आसमान आर्कियोपेट्रिक्स के हवाले। पर अब एंट्री होने वाली थी उस विलेन की जिसका नाम सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मिड क्रिटेशियस तक पैंजिया तेजी से टूट रहा था। भूकंप और बाढ़ ने जमीन के सारे प्लांट्स खत्म कर दिए थे और इंसेक्ट्स गए तो उन पर पलने वाले मैमल्स भूख से मरने लगे। कुछ मैमल्स ने सर्वाइव करने के लिए स्कैवेंजर बनना मंजूर किया, मरे हुए डायनासोर को खाना। पर दिन में निकलना सुसाइड था, इसलिए वो रात के अंधेरे के शिकारी बन गए। मैमल्स की ये चालाकी देखकर हवा के शिकारी आर्कियोपेट्रिक्स ने भी अपनी स्ट्रेटजी बदली। रात में शिकार करने के लिए उन्हें नाइट विजन चाहिए था। उन्होंने अपनी आंखों की पुतलियां राउंड से वर्टिकल कर ली, बिल्कुल बिल्ली की तरह, ताकि अंधेरे में भी सब कुछ साफ दिखे। इन चेंजेस के साथ वो इवॉल्व हुए वेलोसिरैप्टर में। ये इतने एग्रेसिव थे कि इन्होंने सिर्फ मैमल्स नहीं बल्कि प्रोटोसेराटॉप्स जैसे हार्बीवोरस को भी मेनू में शामिल कर लिया। अब प्रोटोसेराटॉप्स दो तरफ से घिर चुका था, पुराना दुश्मन एलोसोरस और नए वेलोसिरैप्टर्स। अपने डिफेंस को इम्पेनेट्रेबल बनाने के लिए उन्होंने चेहरे पर 3 डेडली हॉर्न्स और गले पर एक सॉलिड बोन शील्ड उगा ली। यही अपग्रेड उन्हें ट्राइसेराटॉप्स बनाती है। इसका मतलब था कि एलोसॉरस के लिए अब खाना आसान नहीं था। भूख से बचने के लिए एलोसॉरस ने एवोल्यूशन का सहारा लिया, साइज बढ़ाना। जबड़े लोहे जैसे मजबूत किया और दांत इतने नुकीले की एक बाइट में गाड़ी को भी स्क्रैप कर दे। यहाँ से उदय हुआ टायरेनोसॉरस रेक्स यानी टीरेक्स। अब टीरेक्स नेचर का सबसे डेडली वेपन बन चुका था, पर ट्राइसेराटॉप्स भी डरने वालों में से नहीं थे। उनकी स्ट्रेटेजी थी ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। वो टीरेक्स को देखते ही चार्ज कर देते थे। इस एग्रेसिवनेस ने टीरेक्स को मजबूर किया कि वो अकेले नहीं बल्कि झुंड में शिकार करे। इन दोनों की दुश्मनी आज भी लेजेंडरी है।
वापस उस आखिरी सीन पर चलते हैं। वो अकेला ट्राइसेराटॉप्स जब टी-रेक्स के बच्चों को चकमा देकर जंगल से भागा तो उसे लगा वो बच गया, पर वो ये नहीं जानता था कि वो एक ट्रैप में भाग रहा है। जंगल के बाहर निकलते ही उसे एहसास हुआ कि बड़े टी-रेक्स वहाँ पहले से घात लगाए बैठे थे। बच्चों से भगाना बस एक चाल थी। अब ट्राइसेराटॉप्स के पास भागने का रास्ता नहीं था। उसने लड़ने की ठान ली। सींग और दांतों की इस भयानक टक्कर में अगर वो अकेला टी-रेक्स होता तो शायद ट्राइसेराटॉप्स जीत जाता, लेकिन टी-रेक्स ने टीम वर्क किया, उसे चारों तरफ से घेरा और अंत में जीत उस नॉन वेजिटेरियन किंग की ही हुई। इस कहानी से ये साफ है कि टी-रेक्स उस वक्त के अनडिफिटेबल थे, पर कब तक, क्योंकि ठीक उसी पल अंतरिक्ष से 10 किलोमीटर चौड़ा पत्थर मौत बनकर उनकी तरफ आ रहा था, जिसने आगे चलकर धरती की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी और यही से इंसानों की किस्मत बनना शुरू हुआ। खैर, यहीं पर आज की वीडियो समाप्त करते हैं।